हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर हमारा हमेशा से ही क्वेश्चन बनता है। तो आज का टॉपिक आप लोगों का जो रहेगा वो रहेगा आपके ऑटो कोरिलेशन एंड दूरबीन वाटसन स्टैटिस्टिक। देखिए, ऑटो कोरिलेशन से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। मैं गारंटी देता हूँ आप लोग अगर इस पूरा लेक्चर को ख़त्म कर लेते हैं, आपके जो क्वेश्चन आएगा वो आपके मतलब पल्ले पड़ जाएगा, आपके कॉमन आ जाएगा इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पे जो जिस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ना, सारा का सारा ही मैं डिस्कस कर दूँगा। आप सिर्फ पेशेंटली लेक्चर को ख़त्म कीजिए और उसके बाद आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा ना, आप बोलेंगे कि सर हो गया, इससे और कुछ अलग पढ़ना है ही नहीं। चलो, आज का टॉपिक से हम लोगों ने पहले स्टार्ट करना है कि ऑटो कोरिलेशन क्या है और फिर दूरबीन वाटसन स्टैटिस्टिक क्या है। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए सारा ही चीज़ें टाइप करके रखा हुआ है। फिर भी इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दो चार बातें एकदम से स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता देता हूँ। फिर ये सारी चीज़ें आप लोगों को बड़े इजी लगने लगेगा। देखो, पेशेंटली देखना पड़ेगा क्योंकि स्टडी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप बहुत जल्दी में इम्पोर्टेंट चीज़ों को छोड़ जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, आराम से देखना है। देखो, हम लोगों को देखना है कि ऑटो कोरिलेशन क्या है। ऑटो कोरिलेशन में आप लोगों को मैं एक चीज़ें बता देता हूँ कि ऑटो कोरिलेशन में आप जब भी हम लोग क्या करते हैं कि रिग्रेशन मॉडल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिग्रेशन मॉडल। जैसे कि आप ऐसे लिखो कि वाई आई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। आप इस तरह से लिखो। अब आपके पास एक एरर कंपोनेंट ये एप्सिलॉन आई होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको ई लिखते हैं और आप किसी जगह पे यू आई से भी इसको देखेंगे। तो हमारे पास ये रिग्रेशन मॉडल है। मैं दो चार कॉन्सिक्वेंसेस आप लोगों को बता देता हूँ कब हमारा ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा। आराम से सुन लो। देखो, अगर ये एप्सिलॉन आई और ई आई जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग नॉर्मली क्या लगाते हैं? इसके ऊपर नॉर्मली हम लोग ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट यूज़ करते हैं। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट से हमें गेन क्या होता है? हमें गेन होता है कि सर हम बीटा निकाल लेते हैं और वो जो बीटा निकलता है वो हमारा अनबायस्ड रहता है। ठीक है, वो हमारे पास क्या रहता है? अनबायस्ड रहता है। ये इसका अनबायस्ड होने का ये मतलब होता है कि अगर आप इसको आप कोरिलेशन निकालो किसका, कि सर आप अगर कोरिलेशन निकालो इस ई आई का और ये एक्स आई का। किसका? ई आई और एक्स आई। या एक्स आई आपको पता होगा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल, इस तरह से चीज़ें रहता है। तो ये चीज़ें हम लोगों के पास पहले से पता होता है। अगर ये बीटा आपका निकल जाता है तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इन दोनों के बीच जो कोरिलेशन है ये आपका ज़ीरो हो रखा है। ठीक है, तो अब हमें कब सर ऑटो कोरिलेशन मिलेगा? देखो, ऑटो कोरिलेशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक क्या होगा कि जब तक हमारे पास, इसको आप 0.2 भी लिख सकते हो, ये हमारा 0.1 था। तो आप ऐसा सोचो कि सर जब तक हमारा ये कोरिलेशन वाला ड्रम कौन दो का, ये ई आई और एक्स आई का नॉट इक्वल टू ज़ीरो जब तक ना बने, मतलब कुछ ना कुछ अगर एग्जिस्ट ना करे, तब तक हमारा क्या नहीं हो सकता। आप ऐसे लिख सकते हो, अगर हमारे पास ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो ना बने तब तक हमारे पास क्या नहीं होगा? ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट नहीं होगा। ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट होने के लिए कब ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट होगा? जब ये इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा? इसके अंदर हमारे पास और कोरिलेशन जो का जो वैल्यू होगा वो कोरिलेशन का वैल्यू प्रेजेंट जब तक नहीं होगा, मतलब नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कुछ ना कुछ होगा। जब होगा तभी हमारा ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट होगा। ये बातें आप लोग जान लो। और तीसरा आप क्या ले सकते हो? जब भी आप ऐसा काम करोगे, जब भी आपके पास ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, प्रेजेंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आपका क्या हो जाता है? प्रेजेंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन का मतलब यही होता है कि वेरिएंस जो हम लोग स्टडी करते हैं ना, हमारे पास जो वेरिएंस रहता है, ये वेरिएंस क्या हो जाता है? अंडर स्टडी हो जाता है। मतलब अंडर स्टडी होने का मतलब यही है कि हमारे पास जो वेरिएंस आएगा, अगर ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसका एस्टिमेशन सही से नहीं होगा, वो अंडर एस्टिमेटेड रहेगा। ठीक है, अगर ये अंडर एस्टिमेटेड रहता है तो आप ऑटो कोरिलेशन को यूज़ करके जो प्रिडिक्शन देते हो, PREDICTION प्रिडिक्शन जो हम लोग देते हैं, वो प्रिडिक्शन हमारा इनएफिशिएंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनएफिशिएंट। ये चीज़ें आप लोगों को याद करके रखना है। ठीक है सर, अब
ऑटो कोरिलेशन के ये कॉन्सिक्वेंसेस थे। ऑटो कोरिलेशन के बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल जानने की कोशिश करोगे तो ये एक्चुअल में कोरिलेशन होता है एरर वेरिएबल और उसके लेग टर्म का। अगर आप ऐसे जानने की कोशिश करोगे ना तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ऑटो कोरिलेशन हमारे पास किसको रेफ़र करेगा कि जो हमारे पास एरर कंपोनेंट है, ठीक है, एरर कंपोनेंट और उसके पास्ट जो वैल्यू होता है उसको लेग्ड बोला जाता है। मैं बताता हूँ, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना फिर भी आपको पता चलता है। लेग्ड होने का मतलब है अगर आप E2 को देख रहे हैं और यहाँ पे E1 है तो यहाँ पे आपका कितना लेग्ड है, आपका ये 1 लेग्ड, मतलब एक पीछे है। बस यही बात को जान लीजिए। अगर ये K होगा, अगर ये K-2 है तो ये हमारे पास कितना लेग्ड है, तो आप बोलेंगे कि सर 2 लेग्ड। लेग्ड होने का मतलब ही पीछे है। तो आपका एक्चुअल में ऑटो कोरिलेशन होता क्या है कि आपके पास जो एरर कंपोनेंट होता है, क्या होता है, एरर कंपोनेंट होता है, उसका कोरिलेशन। जैसे कि आप अगर लिखो कि सर YI इक्वल टू, मुझे लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा XI प्लस एप्सिलॉन I। अब पीछे वाला टर्म अगर मैं ले लूँ कि YI-1, ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा XI-1 और प्लस एप्सिलॉन I-1। अब अगर आप इन दोनों के बीच कोई कोरिलेशन फाइंड आउट कर पाते हैं, मतलब आपका क्या रहेगा कि इन दोनों के बीच अगर आप कोरिलेशन फाइंड आउट कर पा रहे हैं, कोरिलेशन ऑफ एप्सिलॉन T और ये एप्सिलॉन I लिखा है ना, एप्सिलॉन I और एप्सिलॉन I-1, तो यही हमारे पास ऑटो कोरिलेशन होता है। ठीक है, ये हमारे पास ऑटो कोरिलेशन होता है। तो आपको ये चीज़ें पता करना पड़ेगा। सर अब ऑटो कोरिलेशन हम लोग निकालेंगे कैसे? अगर आपको ऑटो कोरिलेशन बाय फॉर्मूला निकालना होगा ना तो ये तो एक ऑटो कोरिलेशन होने का मतलब है ये कोरिलेशन ही है, लेकिन आपका वैल्यू कैसे आएगा कि इसको अगर आप के से डिनोट कर रहे हो और के लेग्ड है, मतलब आप लोग के टाइम पीछे के साथ कोरिलेट कर रहे हो, तो आपका ऊपर कोवेरियंस ऑफ ऐसे लिख सकोगे, एप्सिलॉन लिखो, किसी किसी जगह पे ई से भी लिखते हो, तो मैं एक ई से भी आपको लिख के दिखाता हूँ, ई टी माइनस के, क्योंकि मेरे पास लेग्ड वेरिएबल के था, मतलब के टर्म पीछे था। अब ये के का वैल्यू आप चाहे कुछ भी पुट करो, कर सकते हो आपके मर्जी। तो यहाँ पे रूट ओवर ऑफ वेरिएंस ऑफ ई टी और यहाँ पे वेरिएंस ऑफ ई टी माइनस के, आप के का वैल्यू आप पुट करो, के इक्वल टू 1 2 वट एवर यू वांट टू पुट यू कैन पुट, आपके पास होगा के होगा लेग्ड ऑर्डर। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें पता चल चुका है कि ये हमारे पास ऑटो कोरिलेशन होता है। ठीक है, अब ऑटो कोरिलेशन होने के बाद अगर आपके पास ये रोज के जो मैंने लिखा है, ये अगर आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू अगर दे रहा है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ तो है। इसका यही मीनिंग हो जाता है कि रेसिड्यूअल हमारा जो है, रेसिड्यूअल इन द सेंस कहाँ पे, रेसिड्यूअल इन द सेंस अगर आप ये मॉडल ले रहे हो तो इसी को ही तो हम लोग रेसिड्यूअल बोलते हैं। रेसिड्यूअल मतलब एरर। तो ये एरर वाला जो कंपोनेंट है आपका ना, ये नॉट इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंडिकेट करेगा आपका रेसिड्यूअल या एरर। मैं लिखता हूँ रेसिड्यूअल और एरर वाला चीज़ें जो है वो आपका नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, नॉट इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट इंडिपेंडेंट हो जाने का मतलब यही होगा कि आप OLS एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, मतलब ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसका क्या हो जाएगा, वायोलेशन हो जाएगा, मतलब ये वायोलेटेड। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये रो मतलब और कोरिलेशन का वैल्यू आप निकालने के बाद अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू देता है, इसका डायरेक्ट इंडिकेशन आपका ये रहेगा कि एरर वाला चीज़ें आप इंडिपेंडेंट नहीं रहा, और वहाँ पे हम लोग चाहे तो OLS वाला चीज़ें डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का एजम्पशन ही होता है कि आपका रेसिड्यूअल जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट अभी है नहीं, तो हम लोग ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर को यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए कि आपके पास जो वैल्यू था, तो आप इस तरह से मॉडल को अरेंज कर पाएंगे। जब आपको रिग्रेशन मॉडल फिट करना होगा उस तब भी आप कर पाएंगे। और मैं एक दिखाता हूँ कि आप सोचिए आपके पास जो चीज़ें हम लोगों को पता है कि सर ऑटो रिग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डर 1, तो ये ऑटो रिग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डर 1 का क्या मीनिंग है। देखिए, आपका अगर एप्सिलॉन टी और एप्सिलॉन टी माइनस के साथ रिलेटेड है, तो ये किस तरह से रिलेटेड है, इसके लिए एक इक्वेशन आप लिख सकते हो। अगर ये के का वैल्यू आपका 1 रहता है, के का वैल्यू मैंने क्या बोला है 1,
मतलब आपका लेग्ड कितना होगा, आपका लेग्ड हो जाएगा 1। तो अगर आपके इस तरह से चीज़ें हैं कि सर मेरा अगर लेग्ड 1 वेरिएबल है तो मेरा ऑटो कोरिलेशन किसके साथ किसका बनेगा, सर मेरा एप्सिलॉन टी के साथ एप्सिलॉन टी माइनस 1 का। अगर आपको बोलना है कि सर मेरा ई टी और ई टी माइनस 1 का, जैसे भी मर्जी ले लीजिए, आपका यही कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया कि सर अगर मैं यहाँ पे 1 दूँ, इसका मतलब यही है कि k का वैल्यू आपने 1 ले लिया है। इसको बोलते हैं ऑटो रिग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डर 1। इसका यही मीनिंग होता है कि ये एप्सिलॉन टी पुराने वाले एप्सिलॉन टी माइनस 1 के साथ कौन से रिलेशन के थ्रू ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि मेरा एप्सिलॉन टी जो है ये पुराने वाले के साथ कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, विथ सम कोरिलेशन इनटू एप्सिलॉन टी माइनस 1 एंड प्लस म्यू टी या यू टी के हिसाब से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम यू टी लिखता है, तो मैं यहाँ पे यू टी दे रहा हूँ। और आपको तो ये बातें पता ही है कि कोरिलेशन हमारा लाइज बिटवीन -1 to +1 रहता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये एप्सिलॉन टी पुराने वाले उसके लेग्ड जो थे, मतलब एक वाला पीछे जो एरर था उसके साथ विद दिस कोरिलेशन रिलेटेड है, और वहाँ पे ये चीज़ें आपके पास एग्जिस्ट करेगा। आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे अगर ये एरर कंपोनेंट है यू टी, तो ये यू टी आपका नॉर्मल को फॉलो करता है, विच मीन 0 वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास इस ऑटो रिग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डर 1 होने का मतलब है कि के जगह पे 1 ले लेना। ऑटो रिग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डर 2 का मीनिंग होता है कि ये 2 वेरिएबल मतलब t और t-2 के साथ किस तरह से रिलेटेड है एरर कंपोनेंट, इसी बातों को। अब इसको मेज़र कैसे किया जाए, तो आप इसको मेज़र भी कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारा कुछ रहता है आपका इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के तौर पे कि हमारे पास जो ये OLS से जुड़ा चीज़ें मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि OLS पे अगर OLS अगर वायोलेटेड हो जाता है तब ये यहाँ पे आपका अनबायस्ड और कंसिस्टेंट तो हो जाता है, लेकिन ये इनएफिशिएंट बन जाता है, मतलब ब्लू नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारा चीज़ें याद रखना है। अब सर ये जो हमारा ऑटो कोरिलेशन है, आपने बोला है ऑटो कोरिलेशन ऑफ सीरीज 1 मतलब ऑटो रिग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डर 1। अब इसको आप मेज़र कैसे करोगे, इसको मेज़र करने के अनेकों तरीके हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरीका हमारे सिलेबस में है वो है हमारा दूरबीन वाटसन। ठीक है, वो है हमारे पास दूरबीन वाटसन टेस्ट। अब इस दूरबीन वाटसन टेस्ट को आप DS स्टैटिस्टिक भी बोल सकते हैं। स्टैटिस्टिक क्यों सर, स्टैटिस्टिक तभी यूज़ किया जाता है स्टैटिस्टिक तक। ठीक है, STATIS TIC तक। तो ये दूरबीन वाटसन स्टैटिस्टिक आप कब तक कर पाएंगे, ये स्पेसिफिकली यूज़ होता है ऑटो रिग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डर 1 के लिए। तो ये ही हमारा सिलेबस का पार्ट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर इसी से ही बन जाता है। तो आपका दूरबीन वाटसन स्टैटिस्टिक जो है इसको आप कैसे लिखेंगे कि ये इसका फॉर्मूला जो है आप लिखना चाहते हैं तो ये स्टार्ट होता है t = 2 से और ये n तक जाएगा ET - ET-1 होल स्क्वायर। मैं इसका न्यूमेरिकल आप लोगों को करके दिखाऊंगा ड्यूरिंग क्वेश्चन सॉल्व। और यहाँ पे रहता है t = 1 to n ET इसका स्क्वायर। तो आपको याद करके रखना होगा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है दूरबीन वाटसन का ये रहता है। ठीक है, अब इसका आप लोगों को थोड़ा सा आराम से देखना पड़ेगा कि सर इसको कैसे करें, इसका रेंज वगैरह कैसे निकाले। तो मैं एक थोड़ा सा डिराइव करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। डायरेक्ट से रिजल्ट अगर बोल देता हूँ तो आप लोगों को डाउट होना, मतलब नॉर्मली डाउट हो जाता है कि सर कैसे आया है चीज़ें। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग आराम से देखो ऊपर लिखा है आपके होल स्क्वायर, तो आपको इसको a-b होल स्क्वायर की तरह सोचो। सर अगर इसको a-b होल स्क्वायर की तरह सोचे तो हमारे नीचे वाला चीज़ें बिल्कुल जैसा है वैसा ही रख दो। तो हमारे पास नीचे क्या है, समेशन ओवर t = 1 to n और ये ET स्क्वायर, आप इसको ऐसे रख दो ET स्क्वायर। ऊपर वाला चीज़ें क्या होगा सर, समेशन तो जैसा का वैसा ही रहेगा t = 2 to n और यहाँ पे है ET स्क्वायर, मैं a-b होल स्क्वायर बना रहा हूँ तो प्लस ET-1 होल स्क्वायर और -2 × ET × ET-1। बस मैंने क्या किया है, a-b होल स्क्वायर को ब्रेक डाउन किया है।
अब इन चीज़ों को मैं नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करता हूँ। यही हमारा दूरबीन वाटसन स्टैटिस्टिक है और इसी से कैसे रेंज आप लोग एस्टेब्लिश कर पाओगे इन चीज़ों को दिखा देता हूँ, तो जल्दी से कर पाएंगे, बाद में आप लोगों को मदद मिल जाएगा इस टॉपिक से। देखो हमारे पास जो दूरबीन वाटसन स्टैटिस्टिक है इसको मैंने यहाँ पे ले आया है। अब इसको आप लोग कैसे करोगे कि सर यही हमारा दूरबीन वाटसन था। अब यहाँ पे देखो, अगर आप लोग चीज़ों को लार्ज केस के लिए देखते हो तो आप लोगों को अच्छा रहेगा, मतलब लार्ज केस के लिए अगर आप कर रहे हो तो आपका जल्दी से वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लार्ज लेना है, एन का वैल्यू हमेशा लार्ज होता है कि नंबर ऑफ सैंपल आप अगर बड़ा ले रहे हो, और ऐसे भी लिख सकते हो एन लार्ज, तो हमारे पास एन का वैल्यू बड़ा आ गया। अब आप इसको कैसे देख सकते हो कि सर अगर मैं समेशन ले लूँ हर एक के साथ तो हमारा कैसा बन रहा होगा, हमारे पास चीज़ें इस तरह से बन रहा होगा कि समेशन ओवर टी इक्वल टू 2 to n ई टी स्क्वायर प्लस समेशन ओवर टी इक्वल टू 2 to n ई टी माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू डबल हमारे पास समेशन टी इक्वल टू 2 to हम लोग लेंगे n ई टी इंटू ई टी माइनस 1 और नीचे रहेगा हमारे पास समेशन ओवर टी इक्वल टू 1 to n और ई टी स्क्वायर। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गया। अब जब आप लोग n को बड़ा साइज ले लोगे कि n हमारे पास लार्ज है, तब क्या बनेगा, देखो लार्ज n के लिए आप देखो ये वाला वैल्यू, ये दोनों क्या है कि ये दोनों, इन दोनों को आप अगर अच्छे से देख रहे हो कि ये और ये वैल्यू लगभग आपका क्या हो जाएगा, लगभग वैल्यू आपका सेम हो जाएगा। क्यों ऐसा करना है कि सर अगर n बहुत ज़्यादा बड़ा है तो एक ज़्यादा सम या प्लस या माइनस करने पे हमारे इन्फिनिटी वाले टर्म को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, कि आप 2 to क्या कर रहे हो कि आप सर 2 to इन्फिनिटी को जोड़ रहे हो, ऐसा सोचो, और आप 3 to इन्फिनिटी को जोड़ रहे हो, तो फाइनल रिजल्ट में कुछ चेंजेस आता है क्या। आप बोलोगे कि सर देखो 2 to इन्फिनिटी जोड़ेंगे तो हमारे पास लगभग इन्फिनिटी बन रहा होगा, 3 से जोड़ेंगे तब भी इन्फिनिटी ही बन रहा होगा। तो लार्ज केस में आपको ऐसा सोचना ही नहीं है कि ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, आप इन दोनों को सेम ही सोच सकते हो। अगर आप इन दोनों को सेम सोच रहे हो तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों को मैंने एक जैसा समझ के क्या कर लिया है, फॉर लार्ज एन नीचे वाला चीज़ एज इट इज़ रहेगा टी इक्वल्स टू 1 to n और ई टी स्क्वायर। ऊपर ये जो दो वैल्यू है इन दोनों को मैं इस तरह से लिखता हूँ 2 इंटू साम करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये और ये दोनों सेम है, तो मेरे पास बन जाएगा टी इक्वल्स टू 2 to n और यहाँ पे ई टी स्क्वायर, और पीछे हमारे पास 2 इंटू समेशन ओवर टी इक्वल टू 2 to n ई टी और ई टी माइनस 1 हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आ गया है। आप करना क्या है, देखो आप अगर इसको कर लेते हो तो उसके नेक्स्ट स्टेप में आप 2 को कॉमन ले सकते हो। आफ्टर टेकिंग 2 एज ए कॉमन तो आपके पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास ई टी स्क्वायर, इस तरह से देखो समेशन ओवर ई टी स्क्वायर आपके पास टी इक्वल टू, आप ऐसा ले लो कि सर हमारे पास 2 यहाँ पे देखो 2 था, तो आप चाहे तो इस वैल्यू को क्या कर सकते हो, चाहे तो आप इस वैल्यू को 1 से भी ले सकते हो, क्योंकि सर अगर t इक्वल टू 1 से ले रहे और इन्फिनिटी तक कर रहे, t इक्वल टू अगर 2 तक ले रहे तो अगर इन्फिनिटी तक कर रहे तो चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, लगभग वैल्यू आपका सेम होता हुआ दिखेगा। तो आपके पास चीज़ें क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 1 to n ई टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 इंटू डबल समेशन, आप इस नहीं 2 इंटू एक ही समेशन रहेगा t इक्वल टू 2 to n ई टी इंटू ई टी माइनस 1, ऐसा चीज़ें रहेगा, और नीचे रहेगा आपका समेशन ओवर ई टी इक्वल टू 1 to n ई टी स्क्वायर। आप इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, मतलब मन ही मन सोचोगे तो हमारे पास क्या होगा, इसको अगर लिख रहे हैं ऐसा करके सोचो तो आपको इजी हो जाएगा। तो हमारे पास पहला वाला ऑब्जर्वेशन आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 1 माइनस, लेकिन इसके नीचे तो ये एग्जिस्ट करेगा ना कि आप लोग अगर इससे इसको 1 कर रहे हो तो नेक्स्ट पार्ट में जो रहेगा वो आपका रो की तरह लिखा जाएगा, जहाँ पे रो का वैल्यू क्या बनेगा, देखो दिस 1 बाई दिस 1, तो आप लिख सकते हो सर हमारे पास अगर 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे चला जाएगा डबल समेशन ओवर टी इक्वल टू, आप 2 ऐसा लिख सकते हो 2 to n ई टी
इंटू ई टी माइनस वन, और नीचे आपका ई टी स्क्वायर समेशन ओवर टी इक्वल टू 1 to n। इसको ही हमने यहाँ पे रो एज ए कंसिडर कर लिया। तो आप लोग अच्छे से देखो कि हमारे पास जो दूरबीन वाटसन था, ये दूरबीन वाटसन फॉर लार्ज एन कहाँ बन गया है कि लगभग हमारे पास, पूरा तो नहीं बोल पाएंगे। क्यों पूरा नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि आपने यहाँ पे टी का वैल्यू 1 था, यहाँ पे टी का वैल्यू 2 था, तो पूरा एग्जैक्ट तो आपका ये नहीं बनेगा 2 into 1 माइनस रो। तो ये लगभग आपका दूरबीन वाटसन जो है 2 into 1 माइनस रो बन जाएगा, और आप इन चीज़ों से ही काम करोगे। सेकंड में आपको क्या देखना है? सेकंड में आपको देखना है कि सर हमारे पास दूरबीन वाटसन तो ये है। अब दूरबीन वाटसन में कभी कभी रो पूछ लेता है। अगर आपको रो निकालना है तो क्या करोगे? दूरबीन वाटसन बाई 2, और अगर आप इस चीज़ों को इस तरफ ला रहे हो तो आपको अच्छे से करना है दूरबीन वाटसन बाई 2, और यहाँ पे 1 माइनस रो इक्वल टू दूरबीन वाटसन बाई 2। तो चीज़ों को कभी कभी ये लोग रो पूछ लेता है, तो आप लोग लिखोगे 1 माइनस डी डब्ल्यू बाई 2 इक्वल टू रो। तो ये रो का वैल्यू आपका यहाँ से इस तरह से निकल जाएगा। ये सारा चीज़ें यूज़ करके क्वेश्चन पूछा गया है पिछले सालों में। तो अब हमारे पास ये वैल्यू है दूरबीन वाटसन का, और हम लोग इस दूरबीन वाटसन के जो वैल्यू है, इस वैल्यू के ऊपर काम करेंगे। किस तरह से? देखो, अगर आपके पास दूरबीन वाटसन का वैल्यू ये है, तो मैं वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे हमारे पास दूरबीन वाटसन का क्या वैल्यू है? दूरबीन वाटसन का वैल्यू हमारे पास फॉर लार्ज एन आ गया है 2 into 1 माइनस रो। क्योंकि आपको पता है रो का वैल्यू हमारे क्या होता है कि रो का वैल्यू सर -1 से +1 तक रहता है। तो आप यहाँ पे काम करोगे, एक बारी रो का वैल्यू -1 पुट करके दिखाओ। तो दूरबीन वाटसन क्या बनेगा, मैं दिखाता हूँ। फॉर रो इक्वल टू, अगर आप -1 पुट कर रहे हो, क्योंकि -1 to +1 है तो कुछ भी वैल्यू पुट कर पाओगे। तो हमारे पास रो इक्वल टू अगर -1 पुट करते हैं तो दूरबीन वाटसन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 into 1 माइनस -1। तो हमारे पास 2 into 2 आ जाएगा, तो 4 बनेगा। ठीक है। और अगर रो इक्वल टू आपको 1 पुट करना है, तब आपका दूरबीन वाटसन क्या बन जाएगा? अगर आप 1 पुट कर रहे हो 2 into 1 माइनस 1, तो ये वैल्यू 0 बन जाएगा। अगर आप रो इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो तो यहाँ पे आपका दूरबीन वाटसन क्या बन जाएगा? दूरबीन वाटसन आपके पास 2 बन जाएगा। तो आप यहाँ से ही डिसाइड कर सकते हो। किस तरह से डिसाइड करोगे? सर अगर दूरबीन वाटसन 4 है और यहाँ पे रो है -1, तो यहाँ पे आप चीज़ों को इस तरह से बोल पाओगे। अगर -1 है तो हमारे पास रो -1 होने का क्या मतलब है? नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। तब आप यहाँ पे डिसाइड करोगे कि सर मेरे पास नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। कब? अगर आपके पास दूरबीन वाटसन का वैल्यू क्या है? अगर दूरबीन वाटसन का वैल्यू 4 आ रहा है तो आप बोलोगे कि सर मेरे पास परफेक्टली नेगेटिवली, मैं परफेक्टली भी लिख देता हूँ, परफेक्टली नेगेटिवली ऑटो कोरिलेटेड बोलोगे। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है? इक्वल टू, रो इक्वल टू 1 होने का क्या मतलब है? रो इक्वल टू 1 होने का मतलब है दूरबीन वाटसन हमारे पास 0 है। दूरबीन वाटसन का वैल्यू हमारे पास 0 होने का यही मतलब है कि परफेक्टली हमारे पास पॉजिटिवली ऑटो कोरिलेटेड है। ठीक है। आप कौन सा वैल्यू को अच्छे से याद करने से कर लोगे? रो इक्वल टू 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली पॉजिटिवली ऑटो कोरिलेटेड। लेकिन रो 1 के वजह से दूरबीन वाटसन हमारा क्या बन गया? 0 बन गया। तो आप लोग बोलोगे कि सर हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारा परफेक्टली पॉजिटिवली ऑटो कोरिलेटेड है। अब जब आपके रो इक्वल टू 0 बनेगा तब आप देख लो दूरबीन वाटसन 2 है। दूरबीन वाटसन 2 होने का यही मतलब है कि हमारे पास रो के हिसाब से आप लोग बोल दोगे कि हमारे साथ नो ऑटो कोरिलेशन, मतलब कोई ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों के पास आ गया है। और इसको छोड़ के बिना आप लोग दूरबीन वाटसन को क्या करोगे कि उसका लिमिटेशन अगर आप ले रहे हो कि सर हमारे पास दूरबीन वाटसन जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसका अगर हम लोग रेंज देख रहे तो उसका एक है 0 to 4, मैक्सिमम तो 4 तक, लेकिन इसके अंदर भी आपको एक लोअर लिमिट मिलेगा और एक अपर लिमिट मिलेगा। ठीक है। अगर आपके दूरबीन वाटसन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू यहाँ पे पड़ता है तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब इनकंक्लूसिव डिसीजन होता है। इनकंक्लूसिव का यही मीनिंग होता है,
अगर दूरबीन वाटसन आप इस तरह से लिखो कि दूरबीन वाटसन सर हमारे पास DL से बड़ा और DU से छोटा है, अगर इस रेंज के बीचों बीच पड़ता है तो आप लोग बोलोगे कि सर इनकंक्लूसिव। इनकंक्लूसिव का मतलब कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो यही सारा चीज़ें आप लोगों के पास हो जाएगा। और भी सारा मेथड है, लेकिन हमारे सिलेबस में अगर यही है तो सिर्फ हम इसको ही स्टडी करेंगे। आई होप आप लोगों को इसके बारे में पता चल गया है दूरबीन वाटसन को आप लोग कैसे देखोगे, ठीक है। तो आपको और एक बातें भी याद करके रखना है कि आपका जो दूरबीन वाटसन है लिमिटेशन के तौर पे क्या लिखोगे कि सर हमारे पास जो लिमिटेशन रहेगा, इसका लिमिटेशन क्या रहेगा आप लोगों को याद करके रखना है कि दूरबीन वाटसन आपका किसके लिए एप्लीकेबल है, ऑटो रिग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डर 1। मतलब एक ही के का वैल्यू आपका 1 होगा तब ही हमारे पास एस सिर्फ एप्लीकेबल है इसके लिए। अगर ऑटो रिग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डर आप के बना देते हो और के का वैल्यू 2 से ऊपर या 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेते हो, तब हमारा दूरबीन वाटसन काम नहीं करता है ठीक से, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारा चीज़ें देखना है, तब हम लोग अलग मेथड लगा सकते हैं। वॉन न्यूमैन रेशियो मेथड बोल के एक है जिसका मैकेनिज्म अलग होता है, लेस देन 30 बोल के है, तो हम लोग उस चीज़ों को भी काम पे लगा सकते हैं। तो आई होप इसके बारे में रिगार्डिंग थ्योरी आप लोगों को पता चल चुका है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इससे जुड़ा सारा का सारा क्वेश्चन करवाऊँगा, जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आज जो हमने सीखा है वो सिर्फ एक ही चीज़ों के ऊपर फोकस किया है कि हमारा दूरबीन वाटसन क्या है, हमारा ऑटो कोरिलेशन क्या है। इससे जुड़ा जो चीज़ें टाइप किया हुआ है आप लोगों के लिए मैं उसको दिखा देता हूँ, आप लोगों को अभी बड़े जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या है, डेफिनेशन है, ये ऑटो कोरिलेशन रेफर्स टू द कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल विथ इट्स ओन पास्ट लेग्ड वेरिएबल। तो एप्सिलॉन का एप्सिलॉन टी का एप्सिलॉन टी माइनस के के साथ, इसके साथ इसका कोरिलेशन हो रहा होगा, ठीक है। हमारे ऑटो कोरिलेशन इसी को बोला जाएगा। अब इसको आप लोग कैसे लिखोगे, इस तरह से ऑटो कोरिलेशन आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, एप्सिलॉन टी का एप्सिलॉन टी के साथ T-1 के साथ, मतलब आप एप्सिलॉन लिखो या ई लिखो। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बोल दिया है। जहाँ पे के हमारे पास लेग्ड होगा, लेग्ड मतलब पीछे वाला चीज़ें। तो रो नॉट इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब है, रो नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब है हमारे पास जो रेसिड्यूअल है एप्सिलॉन टी बोलो चाहे ई टी बोलो, ये हमारा इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम लोग OLS को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हमारे पास रहता है। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप लोग देख सकते हो हमारे पास ये क्या है, ये है हमारे पास रिग्रेशन मॉडल। तो इस रिग्रेशन मॉडल पे सोचो ये कोई यील्ड से जुड़ा रिग्रेशन मॉडल है, जहाँ पे ये YT किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉप यील्ड को, मतलब क्रॉप के प्रोडक्शन को, XT रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास रेनफॉल या इरिगेशन, आप चाहे जैसे भी ले लो। तो हमारे पास अब ये चीज़ें कैसा हो गया कि सर ये तो हमारे पास एक मॉडल है रिग्रेशन मॉडल। अब यहाँ पे एप्सिलॉन टी माइनस के साथ किस तरह से जुड़ा है, उस चीज़ को आप कैसे लिखोगे कि सर मुझे लिखना है एप्सिलॉन टी और एप्सिलॉन या ET और ET-1, मतलब के का वैल्यू मैंने अभी 1 लिया है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ऑटो रिग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डर 1। यहाँ पे आप लोग क्या देख पाओगे, सर ऑटो रिग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डर 1 होने का मतलब है ये ET-1 से किस तरह से जुड़ा है। देखो ET-1 से विथ सम कोरिलेशन एंड विथ सम एरर वेरिएबल जुड़ा है। और आपको याद करके रखना है ये जो एरर वेरिएबल है ये आपके नॉर्मल को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर रो का वैल्यू 0.7 होता है, ये हमारे पास पॉजिटिवली ऑटो कोरिलेटेड, नेगेटिवली ऑटो कोरिलेटेड, ये चीज़ें हम लोगों को पढ़ा हुआ है कि हमारे पास +1 होने का मतलब है परफेक्टली पॉजिटिवली ऑटो कोरिलेटेड, -1 होने का मतलब है परफेक्टली नेगेटिवली ऑटो कोरिलेटेड। तो यहाँ पे ये चीज़ें था हमारे पास। और उसके बाद आप अगर देखोगे तो न्यूमेरिकली हम इसको कर पाएंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये चीज़ों को दिखा दूंगा कि किस तरह से आप लोग चाहे तो क्या कर सकते हो, चाहे तो आप लोग इसी से जुड़ा दूरबीन वाटसन को निकाल सकते हो। अगर सिर्फ एरर का ही वैल्यू आप लोगों को दे दिया जाए तो आप लोग किस तरह से दूरबीन वाटसन स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, और यहाँ पे आप लोगों को याद करके रखना है सक्सेसिव एरर स्ट्रांगली पॉजिटिवली। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास +1 बन रहा होगा, इसको चीज़ें मैंने क्वेश्चन पे सॉल्व किया हुआ है,
आप लोगों को मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास बड़े जल्दी। देखो अब ये कब किया जाता है, आपको पता है अगर आपका एप्सिलॉन इंडिपेंडेंट नहीं रहा तो ये एप्सिलॉन हमारा डिपेंडेंट हो गया, तब हमारे कौन से चीज़ वायोलेटेड हो जाते हैं कि एक ही चीज़ है जो OLS का बेसिक एजम्पशन था वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता, ठीक है। तो तब भी जाके हम लोग इसको करते हैं। अब देखो यहाँ पे चीज़ें किस तरह से कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑटो कोरिलेशन, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। देखो ऑटो कोरिलेशन में हमें क्या मिलता है, ऑटो कोरिलेशन आपका कोरिलेशन है रेसिडुअल के डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, ये चीज़ें हमने बोल दिया है। रेंज क्या होगा ऑटो कोरिलेशन का, -1 to +1। अब ग्रेटर देन 0 होने का क्या मतलब है, पॉजिटिवली ऑटो कोरिलेटेड, लेस देन होने का नेगेटिवली ऑटो कोरिलेटेड, ठीक है। अब देखो इफेक्ट ऑफ OLS एस्टिमेटर, बीटा हेट हमारा क्या होता है, अगर आप OLS यूज़ कर पाते हो तो वहाँ पे OLS क्या होता है कि अगर एरर हमारा इंडिपेंडेंट नहीं रहा, वायोलेटेड मतलब OLS वाला चीज़ें वायोलेटेड होता है तो कैसे काम करेगा। देखो बीटा हेट हमारा अनबाइस्ड ही रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, बट दे आर इनएफिशिएंट, वो ब्लू नहीं बन पाएगा, बेस्ट लीनियर नहीं बन पाएगा। अनबाइस्ड भी सही रहेगा, कंसिस्टेंट भी रहेगा, लेकिन ब्लू नहीं बन पाएगा। तब OLS स्टैंडर्ड एरर आर अंडर एस्टिमेटेड एंड तब हमें ये OLS वाला चीज़ें क्या नहीं करना है, OLS वाला चीज़ें एस्टिमेट नहीं करना है, ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। आपका ये क्या बन जाएगा, ये इनवैलिड बन जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद करके रखना है। और आप लोगों का दूरबीन वाटसन जो मैंने बोला है, आप इन ऑटो कोरिलेशन को निकाले कैसे, आपका मोस्ट कॉमन फॉर फास्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन वो होता है हमारा दूरबीन वाटसन स्टैटिस्टिक। इसका चीज़ें मैंने बोल रखा है, रेंज होगा हमारा 0 to 4 मैंने शो कर दिया है। अब यहाँ पे जो रेंज है, अब देखो अगर आपके पास 0 होगा 2 होगा तो नो ऑटो कोरिलेशन, अगर 0 होगा तो पॉजिटिवली हो रखा था, अगर आपने 4 देखा तो आपके नो परफेक्टली नेगेटिवली ऑटो कोरिलेशन हो रखा था। लेकिन अगर आपका 2 से लेस हो तो 2 से लेस होने से आप बोलोगे कि सर हमारे पास पॉजिटिवली होगा, और 2 से ग्रेटर होने पे आप बोलोगे सर नेगेटिवली होगा, बस चीज़ें यही है। और अप्रोक्सीमेट रिलेशन क्या है, अगर n आपका लार्ज हो, n में इन्फिनिटी लिखता हूँ, आप लोग लार्ज समझ सकते हो, अगर ये लार्ज हो रहा है तो दूरबीन वाटसन हमारा ये बन जाता है। और वहाँ से मैंने रो का वैल्यू भी सेपरेट करके निकालना सीखा है। लेकिन ये कब बनेगा, जब आपका लेग्ड 1 हो, मतलब k का वैल्यू आप 1 ले रहे हैं तब। अब डिटेक्शन करने के लिए क्या क्या है, देखो डिटेक्शन टेस्ट हमारे पास दूरबीन वाटसन है जो AR1 के लिए यूज़ होता है सॉरी फॉर ऑटो रिग्रेसिव सीरीज 1 के लिए। और ब्रूच गॉटफ्रेड टेस्ट जो है वो आपका k का वैल्यू आप चाहे कुछ भी ले लो ग्रेटर देन 1, तो आपके लिए सबके लिए काम करेगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ें मैंने बोल दिया है। अब कॉन्सिक्वेंस में आपका क्या रहेगा, आपके कॉन्सिक्वेंस में आपका ये चीज़ रहेगा, इनएफिशिएंट रहेगा एस्टिमेटर, बायस स्टैंडर्ड रहेगा, मिसलीड कर देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंस जो 4 चीज़ें मैंने पहले बोला है कि फॉर वेरिएंस आपका सही से एस्टिमेट नहीं होगा, आपके एरर कंपोनेंट रिलेटेड रहेगा, आपके एस्टिमेशन सही से नहीं बनेगा, ठीक है। जो ये 4 चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया है, ठीक है। तो आपका कॉन्सिक्वेंस वहाँ से आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये था। और आप इसको कैसे हटा सकते हो, हटाने के लिए अलग अलग तरीका रहता है, तो आप इसको यूज़ नहीं करोगे अभी, क्योंकि कर सकते हो कि मोस्ट पॉपुलर जो रहता है जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर, लेकिन अभी हमारे पास ये चीज़ें सिलेबस के अंदर उतना खास नहीं आता है। लेकिन क्योंकि हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे आज, तो मैंने ये सारा चीज़ें आप लोगों को इंक्लूड कर दी कि हम लोग मॉडल को ट्रांसफॉर्म करके कर सकते हैं, जनरलाइजेशन करके कर सकते हैं, ये नया वाला मेथड वेस्ट HSC यूज़ करके भी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। आई होप आप लोगों को ऑटो कोरिलेशन क्या है और उसके बेसिक फंडामेंटल क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लिमिटेशन क्या है, कैसे एस्टिमेट किया जाता है जो दूरबीन वाटसन है, और दूरबीन वाटसन को आप कैसे उसका रेंज सेट कर सकते हो, और दूरबीन वाटसन से जुड़ा रेंज और उसके कैलकुलेशन के वाले चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर पेशेंट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है।